सो वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया कि कंट्रोल रिलीज का फॉर्मुलेशन हम बनाएंगे कैसे, उसकी क्या क्या अप्रोचेस होंगी, कैसे वो डिजाइन किया जाएगा। बट इतना आसानी से तो वो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे काम को बिगाड़ने का वेट कर रहे होते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखकर उस फॉर्मुलेशन को डेवलप करना पड़ता है। इसीलिए आज हम जानेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अप्रोच के बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं या हमारे फॉर्मुलेशन को बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक आता है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल में ड्रग की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये दोनों सारी चीजें आपने पास्ट में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, अभी बायोफार्मास्यूटिक्स में आपने पढ़ रखी है, बट देन टू सब्जेक्ट का पार्ट है तो हम इसे थोड़ा सा नरेट कर देंगे ताकि आपके भी ऊपर भी ब्रश अप हो जाए। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें पहला आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बहुत सारी ड्रग जो होती हैं वीक एसिडिक और वीक बेसिक होती हैं एंड ड्रग सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जब तक ड्रग सॉल्युबल नहीं होगी वो डिजोल्व नहीं होगी, डिजोल्व नहीं होगा तो उसका मास ट्रांसफर नहीं होगा। रिजोल्यूशन ही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारे किसी भी ड्रग के अब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए ड्रग की जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ड्रग हम ज्यादा चूज करेंगे एज कंपेयर टू दोज ड्रग हु डोंट हैव मच सॉल्युबिलिटी। इसीलिए जो BCS क्लास 3 और 4 की ड्रग है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होती हैं। किस लिए? कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। देन बात करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट की। पार्टीशन कोएफिशिएंट भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑयल फेज में ज्यादा है या एक्वस फेज में ज्यादा है, वो चेक करने के लिए। तो जो हायर नंबर रहेगा हमारे पार्टीशन कोएफिशिएंट का वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू दी लोअर वन। क्यों? क्योंकि उसे हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, मेम्ब्रेन जो क्रॉस करता है जिसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। ड्रग पीके ये बताता है कि आयोनाइज अनआयोनाइज फैक्टर बता रहा है हमारे किसी भी ड्रग का। तो जो अनआयोनाइज ज्यादा होगी ड्रग वो ज्यादा बेटर ऑब्जॉर्व होगी। इसलिए पीके जो है अनआयोनाइज ज्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू आयोनाइज। रहना तो बैलेंस में चाहिए होता है, क्योंकि आयोनाइज जो होता है वो जल्दी सॉल्युबल होगा एंड अनआयोनाइज जो फॉर्म रहेगा ड्रग का वो एब्जॉर्ब अच्छे से होगा। बट यहाँ पे हमें अनआयोनाइज फ्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है एज कंपेयर टू दी आयोनाइज वन। ड्रग स्टेबिलिटी, जो भी बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं और भी पीएच डिफरेंट पीएच चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, इन सारी चीजों पे जो हमारा ड्रग कैंडिडेट है वो स्टेबल होना चाहिए जिससे भी हम चूज करेंगे। एंड वो ये उसको अफेक्ट करती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट इसे ओवरकम कर लेना चाहिए हमारे ड्रग को, ऐसा कैंडिडेट चूज करेंगे। देन मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, अगर 400 डाल्टन से छोटा रहेगा तो मच है, अच्छा है, वो क्रॉस कर जाएगा। अगर उससे ज्यादा रहेगा तो वो अफेक्ट कर जाएगा हमारा एक्शन शो करने में। प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो कि जो ड्रग प्रोटीन से बाइंडेड रहती है वो ना एक्शन शो करती है ना एलिमिनेट होती है। इसलिए हमें ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग करने वाली ड्रग नहीं चाहिए। प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा करेगी ड्रग वो बस बॉडी में घूमते रहेगी और सस्टेन वाला एक्शन शो करना चाहेगी जो हमें नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो कि अफेक्ट करती हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को कंट्रोल रिलीज बनने में। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी बॉडी से रिलेटेड रहेंगे। बात करते हैं पहला ऑब्जॉर्प्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ऑब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं होगा तो ड्रग का एक्शन ध्यान देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जॉर्प्शन उस ड्रग का बेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नहीं होगा तो यही तो मेन स्टेप है। अब्जॉर्ब ही नहीं होगी अगर बॉडी में इंटेस्टाइन से तो वो एक्शन कैसे शो करेगी, है ना। इसीलिए उस ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, जो कि कंट्रोल रिलीज बनाने के टाइम यही आता है जो मेन रोल प्ले करता है। अगर किसी ड्रग का हाफ लाइफ 2 आवर्स से कम है तो वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, एंड अगर 7 to 8 आवर्स से ज्यादा है तो भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। हाफ लाइफ,
हाफ लाइफ 2 आवर्स से कम है तो अच्छा नहीं है, अगर 2 आवर्स से 8 आवर्स के बीच में तो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है वो। डोज साइज, अब अगर हम कन्वेंशनल के कंपैरिजन में कंट्रोल रिलीज खा रहे हैं तो डोज साइज इतना तो होना चाहिए कि कन्वेंशनल से कम में ज्यादा चले, इसलिए हमें इतना डिजाइन करना होगा डोज साइज कि कन्वेंशनल से तो ज्यादा चले। ये नहीं कि आपने ऐसा डिजाइन कर दिया जो कि कन्वेंशनल के बराबर में खाना पड़ रहा है। अगर पैरासीटामोल 4 आवर्स के इंटरवल पे खा रहे हैं और दिन में 4 बार खा रहे हैं तो कम से कम कंट्रोल रिलीज का कम से कम इतना तो बने कि पूरा एक दिन निकल जाए, नहीं तो फिर फायदा क्या आपका इतना सब करके। ठीक। थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक विंडो क्या कहता है कि ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इस इंटेस्टाइन में नो 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 ये तो एब्जॉर्प्शन विंडो है, तो एब्जॉर्प्शन विंडो की बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन विंडो क्या कह रहा है कि जो हमारी पर्टिकुलर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में एक कहीं कहीं एक ऐसी जगह होती है जो पर्टिकुलर विंडो से, जो पर्टिकुलर प्लेस से वो ड्रग ज्यादा अब्जॉर्ब होती है। तो अगर ये विंडो ड्रग का ज्यादा बड़ा है, अच्छा है, तो वेल एंड गुड, तो चूज करना चाहिए। एंड अगर उसका ऑब्जॉर्प्शन विंडो छोटा है तो हमें वो ड्रग कैंडिडेट को नहीं चूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, अगर ये इंटेस्टाइन की वॉल है तो इस पर्टिकुलर ड्रग का जो ऑब्जॉर्प्शन विंडो है वो बस यही है, मतलब ये रीजन से ड्रग ज्यादा अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो रही है, ज्यादा ऑब्जॉर्ब हो रही है। ऑब्जॉर्ब यहाँ से भी हो रही है, ऐसा नहीं है, बट नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही कम ऑब्जॉर्ब हो रही है। तो ये ध्यान रखना है, इस टर्म को कहते हैं ऑब्जॉर्प्शन विंडो। अगर ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन विंडो ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, वो सारी जगह से अच्छे से ऑब्जॉर्ब होगी। एंड अगर छोटा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एंड बात करें थेराप्यूटिक विंडो की, थेराप्यूटिक विंडो जैसे हमने ड्रॉ किया था, मैं फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो हमने बनाया था, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बना के बताया था। अगर ये बहुत ज्यादा नैरो है तो वो ड्रग सेफ नहीं है, एंड अगर वो ज्यादा ब्रॉड है तो वेल एंड गुड, वो ड्रग सेफ है हमारे कंट्रोल रिलीज के फॉर्मुलेशन के लिए। देन लास्ट आता है पेशेंट फिजियोलॉजी। आपने इतना कुछ मेहनत किया, हर एक चीज सही रखी, ये फैक्टर्स बराबर रखे, ये फैक्टर्स बराबर रखे, बट लास्ट में जो पेशेंट खाने वाला है अगर उसी के अंदर प्रॉब्लम निकल गई तो आपका सारा मेहनत तो वेस्ट हो जाने वाला है। इसीलिए हमारी पेशेंट फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें क्या आता है, गैस्ट्रिक एम्प्टी रेट। अगर किसी पेशेंट का गैस्ट्रिक एम्प्टी रेट बहुत ज्यादा है तो वो स्टमक में ही ड्रग पड़ी रहेगी, इंटेस्टाइन में जाएगी ही नहीं है, अब्जॉर्ब ही नहीं होगी। देन रेजिडेंशियल टाइम, अगर वो पेट में बहुत ज्यादा रह रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी, है ना। इसीलिए ये भी मैटर करता है, ये पेशेंट फिजियोलॉजी में ही आता है, गैस्ट्रिक एम्प्टी रेट एंड रेजिडेंशियल टाइम, कि कितना देर तक ड्रग उसके स्टमक में रह रही है। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जितना ज्यादा रहेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम मतलब पेट के कंटेंट को इंटेस्टाइन में जाने में कितना टाइम लग रहा है, जितना कम टाइम लगेगा उतना जल्दी ऑब्जॉर्ब होगा, एंड जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना स्लो ऑब्जॉर्ब होगा, है ना। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे कंट्रोल रिलीज के फॉर्मुलेशन को।